प्यारे बच्चों, क्लास 12 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टोटल 7 पार्ट हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। आज हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल DRGP 82 पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अर्थशास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बाजार मूल्य क्या है। तो किसी समय विशेष पर वस्तु का बाजार में प्रचलित मूल्य की बाजार मूल्य कहलाता है। इसका निर्धारण मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के बीच अस्थायी साम्य द्वारा होता है। बाजार मूल्य को अति अल्पकालीन मूल्य भी कहा जाता है। यह मूल्य न केवल दिन प्रतिदिन मूल्य बदलता है बल्कि एक ही दिन में कई बार भी बदलता है। कहने मतलब है कि मांग और पूर्ति के द्वारा जो निर्धारित मूल्य होता है वो बाजार मूल्य कहलाता है और बाजार मूल्य को हम लोग अल्पकालीन मूल्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन फलन क्या है। तो उत्पादन की आगतों तथा अंतिम उत्पाद के बीच तकनीकी फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन यह बताता है कि एक निश्चित समय में आगतों में परिवर्तन से उत्पादन में कितना परिवर्तन होता है। यह आगतों तथा उत्पादन के भौतिक मात्रात्मक संबंध को बताता है। शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे कि उत्पादन और साधनों के फलनात्मक संबंध को हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन का फॉर्मूला होगा Q बराबर फंक्शन ऑफ L के, जहाँ पर Q जो है उत्पादन की भौतिक मात्रा होगा, F है सो फलनात्मक संबंध को बताएगा, L उत्पत्ति का साधन है मतलब श्रम है ये, और K आपका पूंजी है। अगला है, मांग की कीमत लोच की परिभाषा दे। तो मांग की लोच की धारणा यह बताती है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु की मांग में किस गति या दर से परिवर्तन होता है। यह वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रति मांग की प्रतिक्रिया या संवेदनशीलता को दर्शाता है। मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन तथा मांग में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन का अनुपात है। ये फॉर्मूला है उसका, ED बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन बट्टा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में अनुपातिक परिवर्तन के अनुपात को मांग की लोच कहते हैं। अगला है, पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग पूरक वस्तु को देखते हैं। पूरक वस्तुएं वे वस्तु हैं जिनका प्रयोग किसी आवश्यकता विशेष को संतुष्ट करने के लिए एक साथ किया जाता है, जैसे कार और पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं। पूरक वस्तुओं की स्थिति में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है और एक वस्तु की कीमत में कमी होने से पूरक वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अब है स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे चाय और कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति वह वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत एक वस्तु की कीमत में कमी से प्रतिस्थापक वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसको हम लोग जानेंगे। पूरक वस्तु मतलब हो गया कि एक वस्तु के बिना दूसरा वस्तु का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते, जैसे बायां पैर का जूता और दायां पैर का जूता दोनों साथ में ही प्रयोग कर सकते, तो वो पूरक वस्तु हो गया। और स्थानापन्न वस्तु मतलब हो गया एक की जगह हम दूसरा का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लाइफ बॉय साबुन से हम नहाते हैं, अगर वो कहीं नहीं मिला तो हम लक्स साबुन से नहा लेंगे, तो वो आपका स्थानापन्न वस्तु होगा। सरकारी बजट के किन्हीं दो उद्देश्यों को बताएं। तो पहला है, बजट के माध्यम से सरकार कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने का प्रयास करती है, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने और कीमत स्थिरता के लिए प्रयत्न करने में बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा इसका उद्देश्य है, सरकार सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता, सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय करके अर्थव्यवस्था में धन और आय के पुनर्वितरण की व्यवस्था करती है। छठा क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। तो सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। कुल उपयोगिता है तो किसी निश्चित समय में कुल इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता कुल उपयोगिता होती है। कुल उपयोगिता की गणना करने के लिए सीमांत उपयोगिता को जोड़ा जाता है। तो सीमांत उपयोगिता मतलब होता है अतिरिक्त इकाई, और सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला होता है MU बराबर TUN-TUN-1।
और कुल उपयोगिता का फॉर्मूला होता है TU बराबर सिग्मा MU, मतलब सीमांत उपयोगिता को हम लोग जोड़ते जाएंगे तो कुल उपयोगिता ज्ञात हो जाएगा। घाटे का बजट क्या है? तो घाटे का बजट उस बजट को कहा जाता है जिसमें देश का अनुमानित आय अनुमानित व्यय से कम होता है। कहने मतलब है कि खर्चा आपका बहुत है और आमदनी बहुत कम है तो ज़रूर आपको घाटा ही होगा। तो देश का भी वही हाल होता है, अनुमानित आय अनुमानित व्यय से कम होता है। अगला है मुद्रा के प्राथमिक कार्य समझाएं। तो इसके पहला कार्य है आपका, यह विनिमय का माध्यम है, सभी वस्तुएं और सेवाएं मुद्रा के माध्यम से खरीदी और बेची जाती है। दूसरा, यह सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन करता है। तीसरा, इसके प्रयोग द्वारा मूल्य संचय का कार्य सरल और सुविधापूर्ण हो गया है। यह क्रय शक्ति के हस्तांतरण का सर्वोत्तम साधन है। अगला है ऐच्छिक एवं अनैच्छिक बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बेरोजगारी की वह दशा जब प्रचलित वेतन दर पर कार्य करने को व्यक्ति तैयार नहीं होते, ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। और बेरोजगारी की वह दशा जब प्रचलित दर पर कार्य करने के लिए तैयार व्यक्तियों को कार्य नहीं मिलता, अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। तो हम लोग देखेंगे ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से काम नहीं करना, आपको काम मिल रहा है लेकिन आप काम करना नहीं चाह रहे तो ऐच्छिक हो गया। और अनैच्छिक मतलब काम करना चाहते लेकिन काम ही नहीं मिल रहा है। अगला है मांग वक्र नीचे क्यों गिरता है? तो मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात यह वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता है। इसका अर्थ है कि कीमत कम होने पर अधिक वस्तुएं खरीदी जाती है और कीमत अधिक होने पर कम वस्तुएं खरीदी जाती है। मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होने के निम्नलिखित कारण है। पहला, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। तो उपभोक्ता वस्तु की सीमांत उपयोगिता को दिए गए मूल्य के बराबर करने के लिए कम कीमत होने पर अधिक क्रय करता है, P बराबर MU। फिर है प्रतिस्थापन प्रभाव। तो मूल्य कम होने पर उपभोक्ता अपेक्षाकृत महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करता है। अगला है आय प्रभाव। तो मूल्य में कमी के फलस्वरूप उपभोक्ता हो जाएगा, आय वृद्धि की स्थिति को महसूस करता है और क्रय बढ़ा देता है और नए उपभोक्ताओं का उदय। अगला है क्वेश्चन, भुगतान शेष के संगठनों को बताइए। तो भुगतान शेष के 4 संगठक हैं। पहला है व्यापार शेष बराबर निर्यात माइनस आयात। दूसरा, चालू खाते का शेष बराबर व्यापार शेष प्लस निवल अदृश्य मदेय। तीसरा है पूंजी खाते का शेष या पूंजी खाते का योग बराबर विदेशी निवेश। इसमें आएगा निवल प्लस विदेशी ऋण, जिसमें आपका बैंकिंग और रुपए ऋण सेवा अन्य पूंजी और भूल चूक आदि आएंगे। फिर है समग्र शेष। तो चालू खाता माइनस शेष प्लस पूंजीगत खाता माइनस शेष। अगला क्वेश्चन है स्फीति अंतराल और अस्फीति अंतराल में क्या अंतर है? तो वह स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, केवल कीमतों में वृद्धि होती है, तो उसे स्फीति अंतराल कहा जाता है। इसके विपरीत अस्फीति अंतराल वह स्थिति है जब कुल पूर्ति, कुल मांग, यहाँ मांग हो जाएगा, मांग से अधिक होती है। इससे उत्पादन और रोजगार घटने लगता है तथा जनता की क्रय शक्ति घट जाती है। शॉर्टकट में स्फीति अंतराल मतलब क्या हो गया कि उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है और कीमतों में मतलब पूर्ति कम होता है, मांग ज़्यादा होता है, जिससे मूल्य बढ़ने लगता है, तो वो स्फीति अंतराल कहलाएगा। और अब स्फीति अंतराल में हो गया कि उत्पादन ज़्यादा हो रहा है लेकिन उसका मांग नहीं हो रहा है। काहे मांग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जनता का क्रय शक्ति कम हो गया, उसके पास पैसा ही नहीं कि वो खरीदे, तो वैसी स्थिति में अस्फीति अंतराल होगा। अगला, अल्पकालीन औसत लागत U आकार की क्यों होता है? तो अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। आरंभ में बढ़ते प्रतिफल के कारण लागत घटती है, फिर स्थिर प्रतिफल की दशा में लागत स्थिर रहती है तथा क्रम में घटते प्रतिफल मिलने पर लागत बढ़ती है। इसी कारण उत्पादन का आकार बढ़ने पर पहले लागत घटती है, फिर न्यूनतम होकर स्थिर होती है और अंत में बढ़ती है। इसी क्रम के कारण औसत लागत U आकार का हो जाता है। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता में किसी फर्म के मांग वक्र की प्रकृति क्या होगी, अथवा पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा की क्या प्रकृति होती है? तो इसका आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा क्षैतिज अर्थात x अक्ष के समानांतर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग कीमत का निर्धारण करता है, फर्म उस कीमत को स्वीकार करती है। दी हुई कीमत पर एक फर्म एक वस्तु की जितनी भी मात्रा बेचना चाहती है बेच सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा न केवल OX अक्ष के समानांतर होती है अपितु औसत आगम तथा सीमांत आगम वक्र को भी
ढलती है, मतलब औसत आगम और सीमांत आगम और मूल्य आपस में बराबर हो। तो कीमत रेखा को पूर्ण प्रतियोगिता फर्म का मांग वक्र भी कहा जाता है, मतलब वही आपका डिमांड कर्व भी होगा। अगला है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP/MP और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है। तो बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, तो एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू हो जाएगा, घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य एवं विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय के योग में से अस्थायी पूंजी का उपभोग घटाने पर प्राप्त बाजार कीमतों को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जबकि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, तो एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य एवं विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय के योग से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने पर प्राप्त साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अथवा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। 16 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के अधिकतम लाभ की शर्त क्या है। तो इसका पहला शर्त है सीमांत आगम तथा सीमांत लागत का संतुलन बिंदु पर आपस में बराबर होना चाहिए, यानी MR बराबर MC। और दूसरा शर्त है कि सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम रेखा को संतुलन बिंदु पर नीचे से काटे। अगला है व्यक्तिक आय क्या है। तो व्यक्तिक आय उन समस्त आयों का योग होता है जो किसी दिए हुए वर्ष के भीतर व्यक्तियों और परिवारों को वास्तविक रूप से प्राप्त होती है। व्यक्तिक आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान माइनस निगम आयकर माइनस अतिरिक्त निगम लाभ प्लस हस्तांतरण भुगतान। इससे हमें किसी देश में व्यक्तियों और परिवारों को संभाव्य क्रय शक्ति का आभास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। तो किसी देश के अंतर्गत एक वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसे इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूला है कुल राष्ट्रीय उत्पाद GNP बराबर कुल घरेलू उत्पाद प्लस देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। लेकिन कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से घिसावट का व्यय घटा देने पर जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इस प्रकार कुल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा एक विस्तृत धारणा है जिसके अंतर्गत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाता है। अगला है पूर्ति अनुसूची एवं पूर्ति वक्र से आप क्या समझते हैं। तो एक निश्चित अवधि में बाजार में विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं बेची जाती है। इसे यदि तालिका द्वारा दर्शाया जाता है तो इसे पूर्ति अनुसूची कहा जाता है, परंतु जब विभिन्न कीमतों पर उन पर बेची जाने वाली वस्तु की मात्रा को जब रेखा चित्र द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे पूर्ति वक्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में किन्हीं दो अंतर को लिखिए। तो पहला है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन आसान होता है, लेकिन एकाधिकार में फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। और दूसरा है पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, लेकिन एकाधिकार में क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। अगला है आय का चक्रीय प्रवाह क्या है। तो अर्थव्यवस्था में अनेक आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं जिनसे उत्पादन, विनिमय और उपभोग मुख्य है। इन आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आदान प्रदान होते रहता है, जिसके कारण आय और व्यय चक्रीय रूप से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच प्रभावित होते हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आय के चक्रीय रूप से प्रभावित होने को ही आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। अगला है व्यावसायिक बैंक की विशेषताएं बताएं। तो व्यावसायिक बैंक की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, व्यावसायिक बैंक लेन देन मुद्रा के रूप में करता है। यह जनता से जमा स्वीकार करता है। लाभ अर्जित इसका उद्देश्य है। साख निर्माण करने की योग्यता इसमें होती है। इसकी प्रकृति पूर्ण रूप से व्यावसायिक होती है। यह मांग जमा पैदा करती है और ये जमाएं विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला है मांग की लोच से आप क्या समझते हो। मांग की लोच की धारणा हमें मूल्य तथा मांग के परिवर्तन के निश्चित संबंध को बताती है। मेयर्स के अनुसार मूल्य में होने वाले किसी सापेक्षिक परिवर्तन से खरीदी जाने वाली मात्रा में जो सापेक्षिक परिवर्तन होता है उसका माप ही मांग की लोच है। अतः मांग की लोच वह दर है जिस पर मूल्य में परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। अगला है एकाधिकार की परिभाषा दें।
एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है तथा उस वस्तु की कोई निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती। इसलिए एकाधिकारी फर्म का वस्तु के उत्पादन और बिक्री पर पूरा नियंत्रण होता है तथा उसको किसी विक्रेता से प्रतियोगिता का सामना करना नहीं पड़ता। अगला है बाजार को परिभाषित करें। तो अर्थशास्त्री बाजार का अर्थ किसी स्थान विशेष नहीं लगाते जहां वस्तुएं खरीदी तथा बेची जाती है, बल्कि बाजार शब्द उन सारे क्षेत्रों का बोध होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता को इस प्रकार का प्रतियोगितापूर्ण तथा स्वतंत्र संबंध होता है कि इस क्षेत्र में किसी वस्तु का मूल्य का आसानी तथा शीघ्रता से समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला एकाधिकारी प्रतियोगिता की परिभाषा दें। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता वह बाजार की स्थिति है जिसमें वस्तु विशेष के अनेक विक्रेता होते हैं, लेकिन प्रत्येक विक्रेता की वस्तु किसी भी अन्य विक्रेता की वस्तु से उपभोक्ता की दृष्टि में किसी न किसी प्रकार से भिन्न होती है। अगला है आर्थिक क्रिया से आप क्या अभिप्राय है। तो आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। सभी आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से आय का सृजन नहीं करती है। अगला है क्या उपयोगिता मापनीय है। तो हाँ, उपयोगिता मापनीय है। इसका मापन उपभोग की संतुष्टि है। उदाहरणार्थ, एक प्यासे व्यक्ति को पहले गिलास पानी की उपयोगिता अंतिम गिलास पानी की तुलना में अधिक होती है। अगला है घटिया वस्तु के उदाहरण के साथ परिभाषित करें। तो घटिया वस्तु वे हैं जिनकी मांग आय बढ़ने के साथ घट जाती है और आय घटने के साथ मांग बढ़ जाती है। घटिया वस्तुओं का आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। मोटा अनाज, मोटा कपड़ा आदि घटिया वस्तु के उदाहरण हैं। आय प्रभाव क्या है। तो मौद्रिक आय समान रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वास्तविक आय विपरीत दिशा में घटती या बढ़ती है। उदाहरण के लिए, कीमत में कमी से दी गई आय से अधिक मात्रा में वस्तु प्राप्त होती है। इसके विपरीत, कीमत में वृद्धि से दी गई आय से कम मात्रा में वस्तु प्राप्त होती है। वास्तविक आय में इस परिवर्तन को आय प्रभाव कहते हैं। अगला है प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहते हैं। तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन से इसके प्रतिस्थापन वस्तुओं के मुकाबले सस्ते या महंगे होने के कारण जो इसकी मांग में परिवर्तन आते हैं उसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। अगला है सम उत्पाद वक्र को समझावे। तो परिवर्तन साधन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन के एक स्थिर साधन पर लगाने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सम उत्पाद कहा जाता है। सम उत्पाद वक्र धनात्मक होता है जो उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है। अगला है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। तो सीमांत उपभोग की अवधारणा से यह ज्ञात होता है कि लोग अपनी बढ़ी हुई आय का कितना भाग उपभोग पर व्यय करते हैं। यह कुल उपभोग में परिवर्तन तथा कुल आय में परिवर्तन का अनुपात है। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है, डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, जहाँ पर डेल्टा सी उपभोग में परिवर्तन और डेल्टा वाई आय में परिवर्तन को बताता है। सरकारी बजट के महत्व की विवेचना करें। तो पहला महत्व है आर्थिक विकास की गति को करना सरकार का महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था बजट के माध्यम से की जाती है। सरकार को प्रशासन चलाने हेतु हो जाएगा अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस पर भारी मात्रा में व्यय होता है जिसकी व्यवस्था बजट द्वारा की जाती है। फिर है आर्थिक पुनरुत्थान हेतु सरकार को अनेक राजकोषीय उपाय करने पड़ते हैं, जैसे नए कर लगाना, सार्वजनिक एवं निजी निवेश बढ़ाना आदि। यह कार्य बजट में व्यवस्था कर की जाती है। फिर है स्फीति एवं अपस्फीति दबाव से निपटने के लिए बजटीय उपायों का सहारा लेना पड़ता है। अगला है यह धन और आय के वितरण में विषमता को कम करता है ताकि सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सके। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं। तो उपभोक्ता की बचत की धारणा का श्रेय प्रोफेसर ड्यूपिट को दिया गया है, परंतु इसका वैज्ञानिक वर्णन प्रोफेसर मार्शल ने किया है। इनके अनुसार देने को तैयार मूल्य में से वास्तव में दिए गए मूल्य को घटा देने पर जो शेष बचता है वही उपभोक्ता की बचत कही जाती है। अगला है उपभोक्ता की बचत की मान्यताओं का उल्लेख करें। तो इसका पहला मान्यता है उपयोगिता मापनीय है। दूसरा, वस्तु विशेष का स्वतंत्र महत्व होता है। अगला है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। फिर पूर्ण प्रतियोगिता एवं उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना है और स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा को संक्षेप में समझाएं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध विशिष्ट या व्यक्तिगत आर्थिक चरों से है। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र की इस शाखा से विशिष्ट आर्थिक इकाइयों या व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र की व्यष्टि शाखा में उपभोक्ता संतुलन, उत्पादक संतुलन, साम्य कीमत निर्धारण, एक वस्तु की मांग, एक वस्तु की पूर्ति आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक महामंदी से पूर्व अर्थशास्त्र के रूप में केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही अध्ययन किया जाता था। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं बताएं। तो पहला विशेषता, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं के निदान में कीमत संयंत्र अर्थात मांग एवं पूर्ति बलों की क्रिया निर्णायक होती है। और तीसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति एवं व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र की परस्पर निर्भरता स्पष्ट करें। तो व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की 2 अलग अलग शाखाएं हैं। ये दोनों शाखाएं परस्पर निर्भर है। उदाहरण के लिए एक वस्तु की कीमत निर्धारण व्यष्टि विश्लेषण के आधार पर किया जाता है और सामान्य कीमत का निर्धारण समष्टि विश्लेषण के द्वारा होता है। उद्योग में मजदूरी दर निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण है। समान मजदूरी दर का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे पर निर्भर शाखाएं हैं। अगला है व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें अथवा सूक्ष्म एवं बृहद अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर है पहला, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसका विश्लेषण अपेक्षाकृत सरल होता है। इसका संबंध मूलतः कीमत विश्लेषण से है। इसके नियम मूलतः सीमांत विश्लेषण पर आधारित होते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र में है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। इसका विश्लेषण बहुत ही कठिन होता है। इसका संबंध आय विश्लेषण से होता है। इसके नियम किसी एक पर आधारित ना होकर अनेकों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का वर्णन करें अथवा समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा संक्षेप में स्पष्ट करें। तो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध सामूहिक या समराष्ट्रीय आर्थिक चरों से है। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र की इन शाखा में सामूहिक या समष्टि आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र की समष्टि शाखा में आय एवं रोजगार निर्धारण, पूंजी निर्माण, सार्वजनिक व्यय, सरकारी बजट, विदेशी व्यापार आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र की इस शाखा का उदय आर्थिक महामंदी के बाद हुआ। इस शाखा को आय एवं रोजगार सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है अथवा एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के नाम लिखें। ये समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है। तो एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। केंद्रीय समस्या के उत्पन्न होने के कारण, तो पहला है मनुष्य की आवश्यकताओं का असीमित होना। दूसरा, असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों का होना। और तीसरा, सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग का होना। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन और ये इम्पोर्टेंट है। ये इसका नाम हम लोग पार्ट 1 रखे हैं। पार्ट 2 वीडियो जल्द लाएंगे। आप लोग चैनल पर बने रहें। अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।